Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to इकरा फर्स्ट बॉयज कॉलेज। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर हम सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे और कल की वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की थी। आज के वीडियो लेक्चर में जो एमसीक्यूज होंगे वो कुछ इंट्रोडक्शन का एडवांस और आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स के टॉपिक को भी कवर कर रहा होगा। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज है चूज करेक्ट आंसर। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपके पास दिया हुआ है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और मेन की बॉडी के अंदर एक कुछ कोड लिखा हुआ है। तो इसमें आपसे कहते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। ऐसे स्टूडियो डॉट एच एक हेडर फाइल है with predefined function like printf, scanf etc. तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड printf, scanf और etc. ये फंक्शंस अपने अंदर रखती है ये हेडर फाइल। ये बात भी दुरुस्त है। और ऑप्शन सी में कहते हैं हैश इंक्लूड मेन और फिर ये उसकी बॉडी है। तो कहते हैं इज अ मैंडेटरी फंक्शन टू बी इंक्लूडेड इन एवरी सी प्रोग्राम। ये बात भी दुरुस्त है। मैंडेटरी के मायने होते हैं लाजमी। ठीक है, तो ये एक लाजमी फंक्शन है जो कि हर सी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना होता है, इंक्लूड करना होता है। ये बात भी दुरुस्त है। लिहाजा ऑप्शन डी ऑल दी अबव, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट कहलाएगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 कहता है करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए आप जानते हैं दो फॉरवर्ड स्लैशेस को अगर यूज किया जाए तो ऑप्शन बी में हमें 2 फॉरवर्ड स्लैश नजर आ रहे हैं। अब व्हाट्सोएवर उसके बाद आगे जो कुछ लिखा हुआ है इससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक या क्लोजिंग पे स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश आ जाए या फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, ये सब इनकरेक्ट है। फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ये यूज होते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये करेक्ट हो गया। नाउ MCQs number 3, what is an identifier in C language? C language के अंदर एक आइडेंटिफायर को की डेफिनेशन क्या है ये समझ लें। तो क्या ये नेम ऑफ अ फंक्शन या वेरिएबल के लिए यूज होता है, नेम ऑफ मैक्रोज है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन है, ऑल ऑफ द अबव है। तो स्टूडेंट यहाँ नोट कर लें कि ये नेमिंग ऑफ फंक्शन, वेरिएबल, ठीक है, मैक्रोज, स्ट्रक्चर और यूनियन, इन सबको नेमिंग करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नाउ एमसीक्यूज नंबर 4, एन आइडेंटिफायर में कंटेन। जी, अब आइडेंटिफायर की डेफिनेशन अगर आपको आती हो तो आप बड़े आराम से इसको बता सकेंगे। हम जानते हैं कि आइडेंटिफायर जो है वो अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल है, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें एक सिर्फ स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं होता, नंबर से शुरू नहीं होता है। तो बहरहाल इधर देखते हैं, ऑप्शन ए में कह रहे हैं लेटर स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी एंड यूनिकोड अल्फाबेट कैरेक्टर्स अदर लैंग्वेजेस, अंडरस्कोर सिंबल, नंबर 0 to 9 यूनिकोड नंबर्स इन अदर लैंग्वेजेस और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये इसके अंदर करेक्ट शुमार होगा क्योंकि लेटर्स ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, ठीक है, ये अलाउ है, अंडरस्कोर भी अलाउ है, 0 to 9 नंबर्स भी अलाउ हैं, इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट शुमार होगा। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर और नेम ऑफ फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। जब आप किसी आइडेंटिफायर या कह लें नेम ऑफ फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं, कितने कैरेक्टर्स उसमें आपको अलाउ हैं। एक आइडेंटिफायर में या नेम ऑफ फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में आपको कितने कैरेक्टर्स अलाउ हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि दो आइडेंटिफायर्स डिफरेंट आइडेंटिफायर्स शुमार हो। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज 31 जो है वो फिगर बेस्ट है।
अगर आप दो आइडेंटिफायर्स लेते हो और दोनों के शुरू के 31 कैरेक्टर सेम होते हैं, भले से 32th लोकेशन पे जो आपने आइडेंटिफायर का वर्ड यूज किया है वो डिफरेंट हो, लेकिन फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स के सेम होने पे वो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। तो दो आइडेंटिफायर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जरूरी है कि उनके पहले 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद है। अगर पहले 31 कैरेक्टर्स जो है सिमिलर होंगे तो वो सिमिलर आइडेंटिफायर शुमार होंगे, डिफरेंट नहीं शुमार होंगे, भले से 31 के बाद के जो कैरेक्टर्स हो वो डिफरेंट हो। तो इसको आपने फिगर को ध्यान में रखना है, 31 इज करेक्ट। फिर आपसे क्वेश्चन MCQs नंबर 6 में कह रहे हैं व्हाट इज लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर दैट इज यूनिक फॉर नॉन ग्लोबल वेरिएबल्स एंड नॉन फंक्शन नेम। तो नॉन ग्लोबल वेरिएबल्स वो हैं होते हैं, आप जानते हो कि ऐसे वेरिएबल्स जो थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज नहीं हो सकते, सिर्फ पर्टिकुलर किसी फंक्शन में यूज हो सकते, ठीक है, नॉन ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसको हम लोकल वेरिएबल भी कह लें। एंड नॉन फंक्शन नेम्स, ठीक है, इन सब के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडेंटिफायर की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो 31 तो इसमें अगर दिया होता हम 31 ही करेक्ट करते, क्योंकि जो ओल्ड कंपाइलर्स हैं वो 31 को ही सपोर्ट करते थे, न्यू कंपाइलर्स कुछ लार्जर लेंथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो 63 इज बेस्ट। हम इधर ये कहेंगे कि 63 कैरेक्टर्स जो है अगर 31 होते जैसे मैंने आपको बताया तो 31 ही हम चूज करते, अदरवाइज हम कह रहे हैं 63 अप टू फर्स्ट 63 कैरेक्टर्स जो है डिफरेंस होना चाहिए नेम ऑफ आइडेंटिफायर में। अगर पहले 63 कैरेक्टर्स में आइडेंटिफायर नेम में फर्क मौजूद नहीं है तो वो सेम ही कहलाएंगे। जैसे इधर लिखा हुआ है इंटीजर ABCDEFGHIJ अप टू Z, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 बराबर 8 है। आप नेम ऑफ आइडेंटिफायर देख रहे हैं कितना बड़ा है, और दूसरा भी जस्ट लाइक सेम है, बस वहां पर 7 के बाद जो है 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पहले 31 या 63 कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंस आ गया, तो ये दो अलग आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे, सेम आइडेंटिफायर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर तो 31 ऑप्शन होता हम 31 को करेक्ट कर देते, लेकिन क्योंकि कुछ लेटेस्ट कंपाइलर्स जो हैं वो 63 तक को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम 63 को ऐसी सूरत में करेक्ट करेंगे। नाउ एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट या अंडरस्कोर एनी कैरेक्टर दैट कैन बी टाइप्ड ऑन अ कीबोर्ड, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ऑप्शन सी तो आप जानते हो स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत है। कोई भी कैरेक्टर, कीबोर्ड में तो कैरेक्टर हैश भी होता है और नंबर भी हो सकता है, तो हम जानते हैं कि आइडेंटिफायर जो है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट हो सकता है। तो ऑप्शन ए एंड बी यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट बताया गया। नाउ चूज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी बात दुरुस्त है? अ कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, ये बात तो दुरुस्त लिखी है। अ वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नीड, ये भी दुरुस्त है। तो ऑप्शन ए बजाहिर करेक्ट लग रहा है, हम ऑप्शन बी सी डी को भी रीड कर लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहे हैं अ कांस्टेंट कैन चेंज इट्स वैल्यू, ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। आगे हम सेंटेंस को रीड भी नहीं करेंगे। ऑप्शन सी में कह रहे हैं देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं फॉर कांस्टेंट और वेरिएबल्स के अंदर जो यूज की जाती है उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती। तो जनाब रेस्ट्रिक्शन तो पाई जाती है, जो वैल्यूज आप कांस्टेंट या वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं उसमें रूल्स हैं, कुछ उन रूल्स को फॉलो करते हुए वो वैल्यूज में असाइन की जाती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नंबर डी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज इन अ सिंगल मेन फंक्शन। तो आप जानते हैं कि एक मेन फंक्शन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल बोथ यूज किए जा रहे होते हैं। तो इधर जो है ऑप्शन ए बेस्ट चूज है, हमारा बेस्ट चॉइस हमारी कहलाएगी। और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, मे चेंज अकॉर्डिंग टू नीड। फिर इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 9 है, फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। एक इंटीजर कांस्टेंट इसमें क्या होगा 3.145, ये बात हम जानते हैं कि एक ऐसी न्यूमेरिक फिगर जिसके अंदर पॉइंट आ जाए तो वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट कहलाता है। ऑप्शन बी में 3 4 नजर आ रहा है, ये इंटीजर कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक। 125 डबल कोट्स के अंदर है,
तो ये तो आप जानते हो कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। नन ऑफ द अबव भी दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर देयर, ये इंटीजर कांस्टेंट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वगैरह, जैसे अगले एमसीक्यूज में नजर आ रहा है। फाइंड अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट 12.3 ई कैपिटल है, इट्स ओके, अलाउ है। 512 ई 34, ये भी करेक्ट है। इसी तरीके से 125.34857, दिस इज आल्सो करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें बी में यहाँ पे टाइपिंग से रह गया है, 1.2 इसको कर लें या पॉइंट इन्वॉल्व कर लें, देन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, और ये भी सिर्फ इसमें पॉइंट की डेफिशिएंसी है। तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि इनमें से दो को करेक्ट कहूं, दो को करेक्ट वाला ऑप्शन मुझे नहीं दिया हुआ, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट कह रहा हूं। तो यहां पर ये जहन में रहे कि ये 1.2 या 12 पॉइंट फिर ई की पावर 34 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा अपने पास। तो इस सूरत में ये तीनों फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स कहलाएंगे। फिर है फाइंड अ कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आप जानते हैं कि डेटा सिंगल कोड के अंदर होता है और सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर। तो अल्फाबेट्स, नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, सब सिंगल कोड वाले हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। फिर है अ वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। आप जानते हैं एक वेरिएबल की टाइप इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है। तो कह रहे हैं अ वेरिएबल ऑफ पर्टिकुलर टाइप कैन होल्ड ओनली अ कांस्टेंट ऑफ द सेम टाइप। अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर कांस्टेंट उसको असाइन हो सकता है, बात दुरुस्त है। अगर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, तो उसमें कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर होगा, ये बात दुरुस्त है। ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो ऑप्शन ए जो कि ट्रू है, ये वाली बात दुरुस्त है। रिमेनिंग फॉल्स तो है नहीं। ऑप्शन सी में कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन द प्लेस द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ये बात भी वैलिड नहीं है, और नन ऑफ द अबव भी इधर रिक्वायर्ड नहीं है। 13 के अंदर चूज अ राइट स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सी वेरिएबल की आइडेंटिफायर की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दुरुस्त है? तो इंटीजर माई एज बराबर है 10, इंटीजर माई अंडर स्कोर एज बराबर है 10, सेमीकोलन लगा हुआ है दोनों के बाद। तो पहला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बजाहिर इसमें कोई कमी नहीं है। बी ऑप्शन के अंदर इंटीजर माई एज बराबर है 10, इंटीजर माई के बाद कॉमा, कॉमा इज नॉट अलाउड। सी के अंदर जो है इंटीजर माई एज बराबर है 10, और सेकंड वाले में इंटीजर माई के बाद स्पेस दे दिया, नॉट अलाउड। ऑल आर राइट, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन ए जो कि पहले ही अनफॉर्चुनेटली मुझसे हाईलाइट हो गया था, बहरहाल मैंने आपको इसकी जस्टिफिकेशन दे दी कि दो इधर वेरिएबल्स इंटीजर डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किए गए हैं और इनिशियलाइज किए गए हैं विद द वैल्यू 10, और दोनों सही अंदाज में डिक्लेयर किए गए हैं। बाकी सब में छोटे मोटे एरर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। 13 के बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर। तो स्टूडेंट जहन में रहे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी उसमें 32 कीवर्ड्स मेंशन है, जबकि कहीं कहीं ये कीवर्ड्स किसी गाइड बुक में या किसी और रेफरेंस बुक में ज़्यादा भी मेंशन होते हैं। तो जो ओरिजिनल वर्जन है या ओल्डर वर्जन ऑफ द सी कंपाइलर है, उसके अंदर ऑप्शन ए 32 कीवर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो जहन में रहे कि ओनली 32 कीवर्ड्स वर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस। कंपाइलर्स आर इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं, कोई भी बना रहा होता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स उसके अंदर अगर जरूरत महसूस करते हैं तो डाल लेते हैं। नाउ MCQs नंबर 15 में कह रहे हैं ईच स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विद। किसके साथ एंड होना चाहिए? जी आप बहुत अच्छा सा जानते हैं, बहुत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की आपने। हर प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज जो होता है उसकी स्टेटमेंट को मस्ट बी एंड विद सेमीकोलन करना होता है। सेमीकोलन इज द, कॉलन नहीं आएगा, पीरियड यानी डॉट नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव भी इधर रिक्वायर्ड नहीं है, सेमीकोलन इज द करेक्ट चॉइस। 16th एंड द लास्ट MCQs ऑफ टुडेज क्लास इज चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या बात कह रहे हैं? सी कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज, ये बात दुरुस्त है।
बी में कह रहे हैं सी एडिटर अलाउज यू टू टाइप सी प्रोग्राम्स, इट इज जस्ट लाइक अ नोटपैड विद एक्स्ट्रा ऑप्शन, ये बात भी दुरुस्त लग रही है। कंसोल, कंसोल से मुराद ये कीबोर्ड और मॉनिटर्स होते हैं। कंसोल शोज द आउटपुट ऑफ अ सी प्रोग्राम इफ इट इज अ टेक्स्ट आउटपुट, अगर टेक्स्ट आउटपुट का प्रोग्राम बनाए तो कंसोल यानी मॉनिटर जो है वो उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है, ये बात भी दुरुस्त है। बजाय ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट चॉइस ओवर हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने इन एमसीक्यूज को अच्छा सा समझा होगा, इसके कंसेप्ट को समझिए, बार बार देखिए। और एक बात, आज के बाद से जो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा उसमें कोशिश कीजिए कि जितनी देर में मैं आपको रिप्लाई दे दूं, जस्टिफिकेशन दे दूं, तो कुछ देर की खामोशी मैं भी रखूंगा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द एमसीक्यूज स्टेटमेंट। आप कोशिश किया करें कि जवाब उससे पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट करके हाईलाइट कर लिया करें, फिर जब मेरा आंसर आपके सामने आ जाए तो उससे मैच किया करें और देखा करें कि आउट ऑफ 15 या 20 जितने भी एमसीक्यूज एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस हो रहे हैं आपके कितने करेक्ट हुए। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।